एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, तीव्र मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का प्रबंधन मैं किस तरह से मैनेज करें, किसी को हार्ट अटैक हो जाता है तो उसके बारे में बात करेंगे आपको। तो हृदय हार्ट अटैक जो है एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता है क्या है कि हृदय के मांसपेशी को खून मिलना बंद हो जाता है, खून का प्रवाह रुक जाता है, ब्लड जो चल रहा है वो बंद हो जाता है, और जिस कारण से मांसपेशी को ना ऑक्सीजन मिलता है ना ग्लूकोज मिलता है, जिससे उसका जो स्रोत है वो ख़त्म हो जाता है, वो मर जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है। इसको हम लोग हार्ट अटैक बोलते हैं। और विश्व में मृत्यु का बहुत कॉमन कारण है हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट। हार्ट अटैक बाद बहुत सारे कॉमन में कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। तो इससे हार्ट अटैक होना और अरेस्ट होना दोनों अलग चीज़ है। होता क्यों है, बीमारी किसी को क्यों होता है? जो कोरोनरी आर्टरी होता है, जिस आर्टरी से हार्ट के मांसपेशी को खून सप्लाई होता है। हार्ट का काम होता है पूरे शरीर को खून सप्लाई कर रहे हैं, हार्ट को खुद के लिए भी खून सप्लाई चाहिए, और जो जिस आर्टरी से होता है उसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। उस आर्टरी के अंदर खून का थक्का जम जाता है, इस कारण से नली बिल्कुल बंद हो जाती है, और उस बंद होने के कारण जो है ऑक्सीजन की कमी होती है, इसे इस्कीमिया बोलते हैं। और उसके बाद जो है वो सेल जो है, वो जो कोशिका जो कमी होता है ऑक्सीजन तो मर जाता है, और उसको नेक्रोसिस बोलते हैं। यानी खून के नली के अंदर खून का एक थक्का बनना, जिसके कारण खून का सप्लाई रुक जाना, फिर उसके बाद ऑक्सीजन और ग्लूकोज जो जा रहा था आगे मांसपेशी नहीं मिलना, और वो उस तरह से मर जाना, इसको बोलते हैं इस्कीमिया नेक्रोसिस। जोखिम कारक क्यों हो जाता है किसी को हार्ट अटैक? क्वेश्चन होता है क्यों हो जाता है, लोग बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं क्यों हो जाता है। हम लोग उसमें बताते हैं कि भाई क्यों हो जाता है अभी छोड़िए, अभी आप किस तरह से आपको ठीक होगा इस पर फोकस कीजिए, खासकर जब मरीज हमारे पास आते हैं। लेकिन ये वीडियो देखने वक्त में आपको जानना है क्यों किसी को हार्ट अटैक हो जाता है, क्योंकि ऐसा देखने से जिसको अभी नहीं हुआ वो अपने आप को बचा सकते हैं। क्यों जाता है? तो उच्च रक्तचाप, ज़्यादा ब्लड प्रेशर होना, डायबिटीज़ का होना, स्मोकिंग करना, कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा रहना, और भी स्ट्रेस है, जैसे स्लीप नहीं होना, मोटापा होना, तो ये सब चीज़ जो है डिप्रेशन में होना, तो ये सब जो है खतरा है, जोखिम कारक है। इसी कारण से जिसको ये सब रहता है उसमें ज़्यादा कॉमन है। किसी को सीने में दर्द है लेकिन उसको डायबिटीज़ भी है, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, तो उसको हार्ट अटैक हो सकता है। किसी को ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, उम्र 80 साल है, और तो हो सकता है उसका हार्ट अटैक हो, क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ा रहने से भी हार्ट अटैक की संभावना बढ़ है। कोई स्मोकिंग कर रहा है और ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, उसको सीने में दर्द है, तो कह सकते उसको हार्ट अटैक हो सकता है, क्योंकि ये स्पेशल में हार्ट अटैक होता है। आगे चलते हैं, लक्षण क्या है, कैसे समझे किसी को हार्ट अटैक हो गया है? तो सीने में दबाव होना, दर्द होना, दर्द अतर भारीपन, जलन, या कोई लग रहा है कि उनको दबा रहा है, कोई उनको मार रहा है, कोई फट रहा है, कुछ दर्द अलग अलग तरह से होता है। उसके साथ साथ दर्द कभी कभी हाथ में, बाएं हाथ में जाता है, कभी यहाँ तक जाता है, नाभि से ऊपर और इसके नीचे कहीं भी दर्द हो सकता है। तो इस बीच में कहीं भी दर्द है, चाहे इस हाथ में उस हाथ में, ज़्यादातर कॉमन है बीच में और या बाएं साइड में, और बाएं हाथ में सबसे कॉमन है, लेकिन होने के लिए कहीं भी हो सकता है। हाँ, जो नाभि के नीचे नहीं हो सकता है, फिर इसके ऊपर का दर्द जो है हार्ट अटैक का दर्द नहीं हो सकता। तो हार्ट अटैक का दर्द मेनली सीने में होता है, और दर्द के रूप में नहीं होता है। और कुछ कुछ विशेष परिस्थिति, जैसे बहुत बुजुर्ग हो, डायबिटीज़ हो, तो ऐसे लोगों में कभी कोई साइलेंट हार्ट अटैक होता है। साइलेंट हार्ट अटैक का मतलब है इसमें दर्द होता ही नहीं, लेकिन अटैक हो चुका होता है, तो उसको साइलेंट हार्ट अटैक बोलते हैं। तो इस तरह का दर्द है सब। और उसके साथ साथ दर्द के साथ आपको सांस फूल रहा हो, पसीना ज़्यादा चल रहा हो, उस पर उल्टी सा मन कर रहा हो, तो खास करके हार्ट अटैक की निशानी होता है। क्योंकि अच्छा हार्ट अटैक अच्छा मात्रा में डैमेज होता है तभी किसी को सांस फूलता है, अच्छा मात्रा में डैमेज तभी उल्टी सा मन करने लगता है। तो हार्ट अटैक का पसीना आ जाए, उल्टी सा मन करने लगे और सांस फूलना शुरू हो जाए, तो हम लोग मान के चलते हैं कि उनको हार्ट अटैक ही है। नॉर्मली चेस्ट पेन कोई और भी कारण, गैस से भी हो सकता है, बहुत सारा प्रॉब्लम से हो सकता है, लेकिन उसमें हार्ट अटैक ही है। हम लोग पता कैसे करते हैं? शुरू में क्या करते हैं, सबसे पहले बोलते हैं ECG चेक करा लीजिए, ब्लड प्रेशर चेक करा लीजिए, ऑक्सीजन कितना शरीर में स्तर है। जैसे कि ऑक्सीजन का स्तर मान लीजिए किसी का अचानक पहले सब कुछ सही था, अब 90 के नीचे आ गया है, पहले कभी कुछ नहीं, तो वो हार्ट अटैक का भी लक्षण हो सकता है। खासकर सीने का दर्द हो रहा, ऑक्सीजन लेवल अचानक घट गया हो, तो इसको हम लोग डायग्नोसिस कैसे करते हैं? किसी को हार्ट अटैक हो ही गया है तो ECG में ST सिगमेंट का एलिवेशन होता है या डिप्रेशन, दोनों हो सकता है। एलिवेशन वाले को हम लोग एलिवेशन वाला MI बोलते हैं, हार्ट अटैक बोलते हैं। नीचे वाले को बोलते हैं एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, जिसमें ST सिगमेंट डिप्रेशन में भी रहता है। उसका साथ में जो हार्ट का जो मसल मरता है, तो मसल के अंदर जो केमिकल होता है वो निकल जाता है खून में, जिस कारण से खून के अंदर ट्रोपोनिन और CKMB इसका मात्रा बढ़ जाता है। इसलिए अक्सर ये निकालने में 2-3 घंटा समय लगता है, तो 3 घंटे के बाद ही ये टेस्ट करने के बाद आपको हार्ट अटैक है ये कन्फर्म होता है। आगे एक चीज़ और बता दें कि इसके साथ साथ हम लोग इकोकार्डियोग्राफी होता है, जो हम लोग अल्ट्रासाउंड होता है, उससे हम लोग पकड़ लेते हैं हार्ट अटैक हुआ है। जैसे मान लिया ऐसे ऐसे हार्ट चल रहा है, अब मान लिया एक उंगली चलना बंद हो गया, अब ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है, तो ये पोर्शन जो हार्ट का है जिसमें किसको खून दे रहा था वो
पोर्शन के अंदर डैमेज है, यानी इस पोर्शन को देने वाला आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज है। तो इको एक ऐसा टेस्ट है जो आपको इमीडिएटली बता सकता है कि हार्ट अटैक। वैसे मान लीजिए किसी को हार्ट 8:01 पर हुआ, तो इको अगर 8:01 पर किया जाए तो उसको दिख जाए कि हार्ट अटैक हुआ है। लेकिन वही ब्लड टेस्ट में आने में समय लगता है। समय कितना, 3 घंटा 4 घंटा लग जाता है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट बात है। इसलिए सबसे बेस्ट टेस्ट जो है, अगर अवेलेबल है, हर जगह तो इको होता नहीं है, तो अच्छे डॉक्टर होते भी नहीं है, तो उस प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन अगर किसी को इको हो जाए तो आप इमीडिएटली कह सकते हैं कि हार्ट अटैक, क्योंकि ऐसे चल रहा है, नॉर्मल है, मान लिया ऐसे रुक गया, ऐसे चल रहा है, तो ये इसका मतलब हार्ट अटैक हो चुका है। तो इको इमीडिएटली पकड़ता है। ईसीजी को भी आधा घंटा 1 घंटा लगता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं ईसीजी सीरियल कीजिए। अब एक ईसीजी कर लीजिए, फिर 1 घंटा बाद कर लीजिए, आधा घंटा पर रिपीट कर ली 2-3 ठो। अगर ईसीजी सब एक जैसा है तो भी उम्मीद करते हैं कि हार्ट अटैक नहीं हुआ है। अगर ईसीजी में बदलाव आ रहा है तो हार्ट अटैक हुआ है। तो इस तरह से अगर किसी का एक ईसीजी अभी दर्द हुआ, आप तुरंत ईसीजी करा लिए 5 मिनट के अंदर जाके, और ईसीजी नॉर्मल है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हार्ट अटैक नहीं हुआ है। उसके लिए आप ईसीजी को रिपीट कीजिए आधा घंटा 1 घंटा के बाद। 1 घंटा के बाद अगर नहीं है तो बहुत सा होना है कि नहीं होगा। तो इस तरह से आप कंफर्म कर सकते हैं। साथ में अगर आप इको है तो बहुत बढ़िया है। उसके बाद 2-3 घंटे के बाद आप कार्डियक टेस्ट, ट्रोपोनिन दिख रहे हैं यहाँ पे, देख रहे हो जहाँ पे मेरा माउस का कर्सर दिख रहा होगा आपको। ये सब टेस्ट जो है ब्लड किया जाता है 2-3 घंटे के बाद। 3 घंटे बाद कीजिएगा, अगर निगेटिव है तो हार्ट अटैक नहीं हुआ। हम लोग तुरंत में क्या कर सकते हैं उस मरीज को जिसको ऑक्सीजन कम है, जैसे कि 90 से नीचे है या सांस फूल रहा है, तो इसमें ऑक्सीजन देना है। एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रेल का 75 mg का गोली जो कम्बिनेशन भी आता है, अलग अलग भी आता है, तो उसमें 75 mg का 4 गोली, यानी 300 mg के आसपास हम लोग दोनों, तो एस्पिरिन भी 300 mg और क्लोपिडोग्रेल भी 300 mg देते हैं एक साथ खाने के लिए, जिसको लोडिंग डोज भी कह सकते हैं आप। नाइट्रोग्लिसरीन सीने को दर्द को कम करता है। जहाँ नाइट्रोग्लिसरीन से नहीं काम चल रहा है तो वहाँ पर मॉर्फिन देते हैं। बहुत अच्छी दवा है, सब जगह मिल नहीं पाता है क्योंकि इसको लोग नशा के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा बैन किया हुआ है, इसलिए हर जगह आसानी से नहीं मिलता है। अब वही क्लोपिडोल चर्चा करें, जो एंटीकोगुलेंट भी यूज़ किया जाता है, उसमें इसका काम होता है कि थक्का को बनने से रोकना। एंटीकोगुलेंट में सबसे हेपारिन है, जो 2 तरह का आता है, एक कहता है लो मोलेकुलर हेपारिन और एक होता है नॉर्मल जो ओल्ड जनरेशन का हेपारिन। ओल्ड वाला ही ज़्यादा बेहतर काम करता है, लेकिन उसका साइड इफेक्ट ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोग जो लेटेस्ट जनरेशन का यूज़ करते हैं साइड इफेक्ट भी कम होता है, साइड इफेक्ट भी कम होता है। उसका जो है रीपरफ्यूजन थेरेपी बेस्ट चीज़ है, जो संभव होता है, कभी मरीज आ जाए तो ये बेस्ट चीज़ होता है जो किया सकता है। जिसमें ST एलिवेटेड MI है, उसमें 2 ऑप्शन आपके पास है। थ्रोम्बोलाइसिस भी कर सकते हैं। थ्रोम्बोलाइसिस का मतलब थ्रोम्बस यानी खून के थक्का को तोड़ना। तो खून को थक्का का तोड़ने के लिए जो चीज़ होता है वो स्ट्रेप्टोकाइनेस है, TP है, और भी बहुत सारी चीज़ ड्रग है इस ग्रुप का आता है जो यूज़ किया सकता है। बहुत ज़रूरी दवा है। इसमें जितना जल्दी कर लिए हार्ट उतना बचे। समय मान लीजिए किसी को हार्ट अटैक 8 बजे हुआ, अगर वो 9 बजे उसको थ्रोम्बोलाइसिस हो गया तो उसका हार्ट का डैमेज बहुत कम हो जाएगा। अगर वही थ्रोम्बोलाइसिस उतना ही पैसा खर्चा करके आप अगले दिन करते हैं सुबह में, यानी 10 घंटा के बाद करते हैं, 1 घंटा के अंदर में करते हैं, तो बहुत का अंतर आता है। कोई एक्सीडेंट होता है और तुरंत उसको अस्पताल पहुंचा देते हैं तो जीने की संभावना बढ़ जाती है। हार्ट के साथ वैसा ही है, यानी समय का बहुत महत्वपूर्ण है। अगर किसी को हार्ट अटैक हुआ है, सबसे पहले कन्फर्म कर ले हार्ट अटैक है कि नहीं। कैसे कंफर्म करेंगे, तो टेस्ट बता ही चुके हैं, ECG है, ब्लड टेस्ट है, इको है। क्या संभावना कैसे व्यक्त करेंगे, किसी को हार्ट अटैक हुआ ही होगा। रिस्क फैक्टर जैसे कोई डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, स्मोकिंग है, मोटापा है, स्ट्रेस है, सीडेंट्री है, हर दिन बैठे रहता है, पेट निकला हुआ, ये सब चीज़ जो है रिस्क फैक्टर है, लिपिड प्रोफाइल गड़बड़ है। तो इस तरह से पता कर सकते हैं। किसी को होने की संभावना ज़्यादा है तो उसमें अगर चेस्ट पेन है तो ज़्यादा जल्दी सोचेंगे हार्ट अटैक ही हुआ। करना क्या है तो बता ही चुके हैं। जो ड्रग चर्चा के सबसे पहले हम लोग अभी अच्छे से किया है कि ऑक्सीजन जिसमें सांस फूल रहा है उसमें ऑक्सीजन कम है, तब एस्पिरिन, नाइट्रोग्लिसरीन, मॉर्फिन दर्द के लिए हो गया, क्लोपिडोग्रेल हो गया, एंटीकोगुलेंट जो खून थक्का रुकता है, और ये चीज़ थ्रोम्बस तोड़ता है। लेकिन जहाँ भी PCI सुविधा उपलब्ध है तो उसमें PCI करना चाहिए। खास करके अगर 1 घंटा 2 घंटा के अंदर में आप कर देते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। और कभी भी किसी डॉक्टर के पास चले जाए और 1-2 घंटा के अंदर नहीं करा पा रहा है, उसमें डॉक्टर की गलती है तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर डॉक्टर को पता होना चाहिए कि ये चीज़ उपलब्ध है जो बेस्ट होता है और आपके पास कहाँ कहाँ उपलब्ध है, आपको क्या चॉइस करना है, पेशेंट के ऊपर छोड़ देना चाहिए अटेंडरों, क्योंकि खर्चा भी तो लगता है। खर्चा देखते हुए, क्योंकि PCI का खर्चा लगभग 1,50,000 1.5 लाख के आसपास लग ही जाता है। उसमें 15-20 हज़ार कहीं कम लगता हो, 15-20 हज़ार कहीं ज़्यादा लगता हो, लगभग इतना लग ही जाता है। गवर्नमेंट सेटअप में जाएंगे तो वहाँ और कम लगेगा, हो सकता है 50-60 हज़ार में हो जाता होगा। लेकिन गवर्नमेंट सेटअप हर जगह ये उपलब्ध नहीं है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज में अभी तक ये उपलब्ध नहीं है प्राइमरी PCI करने की संभावना सुविधा। तो इस बात को समझना आपको है कि यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं। जिस ऐसे मरीज जिसको ST सेगमेंट डिप्रेशन है, ECG में बताए थे, ECG हम लोग चले थे
कि ECG में ST सेगमेंट एलिवेशन जो ऊपर चला गया ST सेगमेंट, तो वैसे लोगों में आप थ्रोम्बोलाइसिस भी कर सकते हैं और PCI कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जो उसका नीचे है उसमें MI है, तो वैसे केस में सिर्फ PCI ऑप्शन है और जो बाकी ड्रग्स है वो ऑप्शन है। PCI होता क्या है? PCI परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन है। ये होता क्या है कि खून के नली जो हाथ से या पैर के मेन नली से जा करके हार्ट के जो नली है जहाँ ब्लॉकेज है, उस ब्लॉकेज के अंदर एक बैलून से उसको पहले खोलता है और उस खोल के अंदर एक स्टेंट क्या होता है? ट्यूब होता है, मेटल का ट्यूब होता है। उसके अंदर आजकल ड्रग इल्यूटिंग स्टेंट यानी उसके अंदर ड्रग छोड़ने वाला स्टेंट भी आ गया है, जो कि स्टेंट को दोबारा ब्लॉक होने से रोकता है। दोबारा स्टेंट लगा दिए फिर से ब्लॉक हो गया, तो वो चीज़ नहीं हो उसके लिए स्टेंट के अंदर भी ड्रग डाला जाता है, उसको हम लोग ड्रग इल्यूटिंग स्टेंट बोलते हैं। तो ऐसे स्टेंट आजकल आ चुका है, तो वैसे स्टेंट का इस्तेमाल किया जाता है जो ज़्यादा बेहतर होता है। तो कैथेटर द्वारा धमनी को खोलना, फिर उसके अंदर स्टेंट लगाना। थ्रोम्बोलाइटिस थेरेपी 12 घंटे के भीतर, ये हम जो बोले खून का थक्का को तोड़ने वाला जो इलाज है उसको थ्रोम्बोलाइटिस थेरेपी बोलते हैं। 12 घंटे के भीतर, खासकर 2 घंटे के भीतर तो और बढ़िया है। रक्त प्रवाह उससे चालू हो जाता है, फिर इससे क्या होता है, लेकिन दूसरा उसका साइड इफेक्ट है, अगर कहीं ब्लीडिंग हुआ, जैसे ऑपरेशन हाल में ही ऑपरेशन हुआ है तो इसे नहीं दे सकते हैं। ब्रेन का कोई हेमरेज हुआ हाल में तो नहीं दे सकते हैं। तो इस तरह की बातों को ध्यान रखना है कि ये सब थेरेपी अच्छी बात है, लेकिन किसी को ऑल आउट ऑपरेटर 1 महीना पहले ऑपरेशन, 2 महीना पहले, 6 महीना पहले ऑपरेशन हुआ तो ऐसे लोग हम नहीं दे सकते हैं ये दर्द, क्योंकि ये दर्द बहुत हैवी होता है, अच्छा दवा होता है। तो कहीं कहीं आपको ब्रेन के अंदर या जिस जगह ऑपरेशन हुआ वहाँ पर ब्लीडिंग हो सकता है। अब सहायक उपचार में जो मेडिसिन यूज़ होता है हम लोग बीटा ब्लॉकर है, एसी इनहिबिटर है, स्टैटिन्स है। बीटा ब्लॉकर धड़कन को कम करता है, ऑक्सीजन के हार्ट के ऑक्सीजन को डिमांड को कम करता है। एसी इनहिबिटर जो हार्ट के जो फेल होने की संभावना को रोकता है। स्टैटिन जो है खून के अंदर जो चर्बी थक्का बना होता है जो टूटता है, उसके ब्लॉक होता है हार्ट के नली, तो उसको फिर से ब्लॉक होने में उसको रोकता है। अगर मरीज सीरियस से भर्ती होता है तो ICU इंटेंसिव केयर यूनिट में हम लोग डालते हैं, जहाँ पे कार्डियक केयर यूनिट में डालते हैं, जहाँ पे व्यवस्थाएं लगातार ECG मॉनिटर पे ECG देखा जाता है, ऑक्सीजन सपोर्ट दिया जाता है। जीवन रक्षक बहुत सारा उपकरण होता है जिसमें हम जीवन को रक्षा किया जाए, वो सब उपकरण जैसे वेंटिलेटर देना पड़ता है कभी कभी रेयर केस में, तो उसको यूज़ किया जाता है। सबसे कॉमन क्यों आदमी मर क्यों जाता है? अरेस्ट हो जाता है, इसमें एरिथमिया इंपॉर्टेंट कारण है। हार्ट अचानक इतना तेज हो जाता है कि हार्ट पंप करना ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है, आदमी मर जाता है। तो एरिथमिया जो है VT इस सब होने से अरेस्ट हो जाता है, मर जाता है लोग। कार्डियोजेनिक शॉक, कभी कभी हार्ट इतना कम काम करता है कि ठीक से ब्लड निकाल ही नहीं पाता, उस कारण से ब्लड प्रेशर बिल्कुल घट जाता है, इसको कार्डियोजेनिक शॉक बोलते हैं। या हार्ट फेलियर जिसको बोलते हैं, हार्ट सही से पंप नहीं कर रहा है, इस कारण से ये सब जटिलता, यानी कभी कभी ये सब समझना किसी किसी मरीज में आ सकता है। जीवन अगर माने किसी को ऐसा हो गया तो जीवन शैली में बदलाव लाना है, आपको सही से खाना है, सही से अपना डाइट पर ध्यान देना है, टहलना है, कोलेस्ट्रॉल है उसको ठीक कीजिए, BP की ठीक कीजिए, डायबिटीज़ ठीक कीजिए, नींद सही लीजिए, यही सब बात है, इसको ध्यान देना है पुनर्वास में। एस्प्रिन, स्टेटिन, बीटा ब्लॉकर, क्लोपिडोग्राल, ये सब जो ड्रग चलता है उसमें ध्यान देने की बात है। किसी को और एस्प्रिन और क्लोपिडोग्राल जो कम्बिनेशन दिया जाता है तो उस ग्रुप का ही ड्रग का, तो उसको कम से कम 6 महीना से 12 महीना खाना ही खाना है। ऐसे आजकल जो ड्रग इल्यूटिंग स्टेंट यानी स्टेंट जो ड्रग छोड़ता है वैसे स्टेंट यूज़ हो रहा है, तो उसमें 6 महीना काफ़ी है। लेकिन ऐसे एक साल कम से कम दवा खा लेना ज़्यादा सेफर रहता है। उसके बाद सिर्फ एस्प्रिन चलता है, एस्प्रिन प्लस क्लोपिडो, एस्प्रिन और क्लोपिडो मिलाकर नहीं चलता है। स्टेटिन चलता ही रह जाता है, बीटा ब्लॉकर हमेशा चलता ही रह जाता है, फिर बंद नहीं होता है, लाइफ लॉन्ग चलते रहता है। अब रोगी को शिक्षा देना है कि धूम्रपान नहीं कीजिए, अपने समय पर जाँच कराइए, दवाई जो खा रहे हैं उसका सही से पालन कीजिए, नहीं तो बार बार मिस कर जाता है, लोग दुख में सब सुमिरन सुख में छोड़ देता है। रोकथाम, किसी को हो नहीं बीमारी बस बात करिए, रिस्क फैक्टर आहार सही होना चाहिए, तनाव नियंत्रण होना चाहिए, नियमित स्वास्थ्य जांच होना चाहिए। अब जांच करते हैं BP सही है, कोलेस्ट्रॉल सही है, स्मोकिंग तो नहीं करते, मोटापा तो नहीं है, डायबिटीज़ तो नहीं है, इसका जांच होते रहना चाहिए। खासकर वैसे लोगों में इसके माता पिता को बीमारी है या आपको लग रहा है आपको कुछ हो सकता है, या अपना ऐसे चेक करा लीजिए। निष्कर्ष क्या है? आपातकालीन स्थिति है, जितना जल्दी हॉस्पिटल के पास पहुँचते हैं उतना नुकसान कम होता है। तो इसलिए जो है इसको शीघ्र निदान, जल्दी डायग्नोसिस करके जल्दी उपचार करा देने से जीवन को बचाया जा सकता है, यही इसका निष्कर्ष है। और इसमें आप बता ही चुके हैं मिला जुला करके कि चेस्ट पेन होता है, बाएं हो सकता है, लेकिन नाभि से लेकर इसके बीच में कहीं भी हो सकता है। और खासकर ऐसे लोग जिसको जोखिम कारक मौजूद है, जैसे कि आप बहुत उम्र के लोग हैं, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, स्मोकिंग करते हैं, मोटापा है, भर दिन बैठे रहते हैं, तनाव से ग्रस्त हैं, आपका ब्लड का जो प्रोफाइल जो होता है लिपिड प्रोफाइल सब गड़बड़ चल रहा है, तो ऐसे लोगों में खास करके इस बीमारी को संभावना बढ़ जाती है। तो ऐसे लोगों को ध्यान रखना है, ऐसे लोगों के परिवार के लोगों को भी ध्यान रखना है, खासकर बच्चों, बुजुर्गों बच्चों का ख्याल रखना है। तो इस सब बात को ध्यान रखना चाहिए, इस तरह की वीडियो देखना चाहिए, लोगों को बता देना चाहिए। अगर वीडियो सर्कुलेट होगा, लोग समझ जाएंगे तो लोग जल्दी इलाज कराएंगे, नुकसान कम होगा
और नुकसान कम होगा, या लोग इस प्रिवेंटिव चीज़ को ध्यान देंगे तो बीमारी होगा ही नहीं, क्योंकि बच ही जाएंगे उससे। तो इस तरह से आप अपने आप को बचा सकते हैं। धन्यवाद।